तीसरा फ्रंट खुला तो क्या होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल तीसरे फ्रंट के बारे में अब चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि सारे के सारे दल ना अभी एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। ऐसे में कुछ विपक्षी दल हैं जिन्होंने अभी तक अपना मूड नहीं बनाया कि किस तरफ जाएंगे, और अगर किसी तरफ नहीं जाएंगे तो क्या वो कोई और मोर्चा बनाएंगे, अपने दम पर वो लड़ाई लड़ेंगे। एक ऐसे समय पर जब विपक्षी दलों ने 400 से ज़्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है, ऐसे में इन लोगों की रणनीति क्या हो सकती है, वो जगह कौन सी हैं, वहाँ पर उनका जोर कितना है, समझने जैसा है। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के नेता जुटे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन की रूपरेखा तय हुई। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी समेत 26 दलों के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद गठबंधन के नाम का ऐलान हो गया। यूपीए को खत्म करके अब गठबंधन को नया नाम दे दिया गया है इंडिया। विपक्ष की इस बैठक से कुछ अन्य विपक्षी दलों ने दूरी भी बना रखी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितने दल हैं जो ना तो एनडीए में हैं और ना ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं, ये दल विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए समझते हैं इनकी अपनी ताकत क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं विपक्षी दलों की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया होगा, यही एक बड़ा फैसला कल का रहा है। इसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला किया। विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। 11 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन होगा जो सीटों के बंटवारे के बारे में बातचीत करेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर बेंगलुरु में चर्चा हुई। इससे आगे की बात मुंबई में हो सकती है। कन्वीनर का चेहरा भी सामने आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। अब तक की चर्चा में कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में आरजेडी जेडीयू का प्रभाव है। ऐसे में यहां की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टियां जिनका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों नहीं दिखे, इससे कई सवाल गहराए। फिर भी ये माना जा रहा है, जैसे खड़गे साहब ने भी कहा कि उनकी फ्लाइट थी इसलिए चले गए हैं, या उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा, या देखा जाएगा कि उनकी नाराजगी की वजह समन्वयक का चेहरा ही है या इंडिया नाम है। इंडिया नाम को लेकर भी उनका ऐतराज था क्योंकि इसमें एनडीए है, समन्वयक के बारे में घोषणा नहीं हुई है और नीतीश कुमार को इस दौड़ में बहुत आगे माना जा रहा था। तो ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं, देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। फिलहाल की स्थिति ये है। इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें जदी जा सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस लीड कर रही। कर्नाटक भी है। विवाद की स्थिति जहां बन सकती है उनमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है जहां आम आदमी पार्टी का जोर है, पंजाब और दिल्ली तो है ही। तो आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। आइए हम आपको बताते हैं किन दलों ने दोनों गठबंधनों से दूरी बनाई है। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने बेंगलुरु में चल रही बैठक से किनारा कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का रहा है। केसीआर की पार्टी बीआरएस अभी तेलंगाना की सत्ता में है। हालांकि सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। निश्चित तौर पर दोनों एक मंच पर कैसे आएंगे, आपस में भिड़ना है इनको। कांग्रेस यहां पर विपक्ष में है। भाजपा भी इस बार पूरी विधानसभा के लिए ताकत झोंक रही है। मतलब तेलंगाना की लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भी विपक्ष की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा यूपी से बसपा को लेकर भी इस बैठक के लिए कोई निमंत्रण भी नहीं मिला। मायावती भी स्पष्ट कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि मैं इस मंच के साथ में नहीं हूँ। आइए हम आपको बताते हैं विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष के सभी दल साथ नहीं आते हैं तो इसका सीधा असर विपक्ष के गठबंधन और फिर सीटों पर पड़ेगा। विपक्ष के बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है। मसलन यूपी में ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट पूरी तरह से खत्म हो गया है। बसपा के पास अभी भी बड़ी संख्या में काडर वोट है। अगर यूपी में बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा ये भी है कि भाजपा जो है उसके साथ में अगर मिलकर लड़ती है तो ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन भाजपा और बसपा का कोई समीकरण बनेगा नहीं बनेगा, ये दूर की कौड़ी है। अगर बसपा, विपक्ष का उम्मीदवार और बीजेपी लड़ते दिखाई देते तो ऐसी स्थिति में भाजपा को ही फायदा मिलेगा। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में भी विपक्ष के इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि यहां पर भी अलग अलग प्रत्याशी उतरते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठे सभी दलों के वोटर्स भी वैचारिक तौर पर एक ही हैं। ऐसे में अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो इनके वोटर्स भी बढ़ जाएंगे। इनमें से ज्यादातर दल क्षेत्रीय हैं, इनका काडर वोट बैंक बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसे में भाजपा के बजाय नुकसान विपक्ष के गठबंधन
गठबंधन को होगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक अलग काडर वोट बैंक है। ओडिशा में BJD और आंध्र प्रदेश में YSR सत्ता में है। तेलंगाना में KCR की सरकार है। ये 3 बड़े राज्य विपक्ष की पहुंच से दूर है। ऐसे में इन राज्यों में विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखना होगा सीटों के बंटवारों के लिहाज से और स्थानीय राजनीति के समीकरणों को देखते हुए विपक्षी एकजुटता का यह मंच इन दलों को कितना सपोर्ट करता दिखाई देता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।